ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? आवाज़ आ रही है यस भाई? सर। ओके। तो जैसा कि अभी क्लास व्लास चल ही रहा है, तो कैसी क्लास चल रही है आपको मैथ्स पोर्शन की? हाँ हाँ, ये जैम 2026 वालों के लिए जस्ट इंट्रैक्शन के लिए है। अभी चूँकि परिमल सर की आज क्लास नहीं थी, तो हमने कहा जैम 2026 वालों के लिए। 25 का तो कल एग्ज़ाम है, जैम 2025 का, तो उन लोगों का भी जस्ट इंट्रैक्शन है, 9 बजे है। तो अभी तो 26 के लिए बस जो बच्चे हैं ना, मैथ की क्लास तो अभी है ना, परिमल सर अभी थोड़े छुट्टी पे हैं 2-3 दिन। तो बाकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग जो लोग लाइव क्लास करते हैं? सही चल रहा है? नहीं नहीं, अभी स्टार्ट पर्सन स्टार्ट नहीं होगा, आज भी नहीं होगा। वो तो बस मैं एक इंट्रैक्शन के लिए बता दूंगा प्लान क्या है। स्टार्ट अभी पूरा मैथ्स पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टैट्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है जैम का जो पैटर्न है ना, जो जैम एमएस का है, तो है ना, इसमें 30% मैथ्स पोर्शन है, मतलब 30 मार्क्स का मैथ्स आता है, और ये तो पता ही है आप लोगों को 70% स्टैट्स है। तो ये पोर्शन अभी परिमल सर करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता ही है। सो और ये मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये अभी स्टार्ट होगा, एक बार मैथ्स पोर्शन हो जाता है उसके बाद, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे जो जैम 2025 का एग्ज़ाम देंगे अभी, उसके बाद CUET है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी तो ये है। बाकी मैं जस्ट सिलेबस आप लोगों को दिखा ही है ना। अभी क्या चल रहा है मैथ्स पोर्शन में? सर क्या पढ़ा रहे हैं परिमल सर? अभी अभी क्या टॉपिक चल रहा है वहाँ पे? लिमिट्स। लिमिट सर। अच्छा, लिमिट चल रहा है, ओके। तो जैसे इसमें ना सिलेबस तो पता ही है तुम लोगों को। जैम 2025 है ना अभी, तो 25 का देखते हैं। 25 का है, तो ये 22 का क्यों चल रहा है इस? जैसे कल ही एग्ज़ाम है, जो लोग 25 का, आप में से भी कुछ लोग दे रहे होंगे जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे। तो इसमें मेनली क्या है मैं बता देता हूँ कि अभी स्टैटिस्टिक्स के लिए बेसिक्स क्या करना है बस मैं बता देता हूँ, बाकी तुम्हें करना है। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा। मैथ्स पोर्शन के बाद ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो इसका चलता क्यों नहीं है भाई सिलेबस सिलेबस? हम्म गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो जो लोग जैम 2026 वाले एस्पिरेंट है, तो उसके लिए जस्ट मैं अभी इंट्रैक्शन ले रहा हूँ। ये सिलेबस आप लोगों को पता ही है, शुरू से ही बता रहे हैं। सिलेबस का एक प्रिंट करा के अपने पास रख लेना, सो दैट रेगुलरली यू कैन विजिट कि क्या सिलेबस है ना। तो जैसे ये तो मैथ्स पोर्शन परिमल सर अभी कराएंगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाला पार्ट जब मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगा, जैसे बताऊँगा क्या कैसे है। तो ये सब जो जो ये टॉपिक्स है ना प्रोबेबिलिटी का, इसमें बस मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, ये जो स्टैटिस्टिक्स में पहला टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें सबसे पहले आप 11th-12th वाला जो क्लास 11th-12th में आपने पढ़े होंगे, वो प्रोबेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेना है ना। तो वो एक बार आप लोगों को कवर करना है। तो जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर रहा होगा 11th-12th में, है ना, वो करना है। मतलब जस्ट बेसिक अपने तरफ से कर लेना, जब मैं स्टार्ट करूंगा तब भी बताऊंगा, बट अपनी तरफ से आप ये है ना एक बार क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट है ना, इवेंट स्पेस, ये सिग्मा फील्ड है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक्जोमेटिक डेफिनेशन हो गया, सॉरी क्लासिकल डेफिनेशन हो गया। फिर ये एक्जोमेटिक डेफिनेशन है ना। सो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये आएगा। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा, आगे आएगा आई थिंक है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो ये शायद 12th में नहीं है,
लेकिन पता चलेगा बुल्स इनइक्वालिटी, बोन फेरोनी, ये नया होगा। मतलब ये बाकी यहाँ तक जो टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी क्लास 11 12 में भी है, तो ये सब करना है। तो अभी मैं बेसिक के लिए जो लोग अभी स्टैटिस्टिक्स पर मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी से बता रहा हूँ, अगर टाइम हो या आप रिकॉर्डेड देख ही रहे होंगे शायद पिछले साल वाले, तो ये टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो बस मैं अभी ये बताऊंगा तुम्हें कि इसमें क्या करना है कि आप लोगों को क्लास 11 12 का जो सिलेबस है, मेनली मान लो एनसीईआरटी है, तो उससे आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर करना है, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए। तो जैसे है ना, क्लास 11th में अगर तुम देखोगे तो एक तो चैप्टर तुम्हें करना होगा प्रोबेबिलिटी, और दूसरा सेट्स रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी में आपका यूज होगा। बाकी जो 11 12 में जैसे मैट्रिसेस चैप्टर है, डिटर्मिनेंट है, फंक्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सर कराएंगे ही, लेकिन अपने तरफ से आप एक बार 11 12 का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो तो आपको ईजी लगेगा, है ना, ये है। तो जो स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी जो 11 12 में थी। बाकी अभी चूंकि आप बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो 11 12 के बाद इन टॉपिक्स के, या इवन जैसे मैं और टॉपिक बता दूं जो 12th क्लास के जो यूजफुल है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये जो होगा आपका, ठीक है ना, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, या जैसे वहाँ पे है फंक्शन टॉपिक जो है, लिमिट, है ना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी 11 12 के बुक से एक बार रिवाइज कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, ये कैलकुलस पोर्शन पूरा हो गया जो 5वां लिख रहा हूँ, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपका जो ये होगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये सब डायरेक्टली जैम एमएस के सिलेबस में भी यूजफुल है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स हैं पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब 11 12 का चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ मैं, जो आपको हेल्प करेगा, तो ये आप रिवाइज कर लेना। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जैम में नहीं है, सीयूईटी में है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद है ना वेक्टर कैलकुलस, और ये सब नहीं आएगा, 3D की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, है ना, तो वो तो लिख ही दिया है। तो ये 11 12 के ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी 11 12 में एज अ बेसिक, जो आपको करने हैं। साथ में अभी टाइम है तो आप इन टॉपिक्स के जो IIT JEE वाला, है ना, जरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आपका फाउंडेशन ना, जो JEE के क्वेश्चंस हैं मेंस एंड एडवांस के, तो वो अगर आप अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाद में आपका फोकस सिर्फ जैम रहेगा, लेकिन प्रिपरेशन शुरू किए हो तो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए, उसके लिए आप JEE मेंस एंड एडवांस की PYQ भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और बाकी जो डाउट होगा तो डाउट क्लास में डेली अभी भी, और डेली पूरा साल में, पूरे साल रात को मैं 11 से 12 जो है ना, 11 to 12 PM रात को मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ, ठीक है ना। मतलब हर रोज होती है, पूरे साल में क्लास लेता हूँ, ये सबके लिए ओपन होता है, यानी कि जैम, गेट, नेट, CUET हर बच्चों के लिए ओपन होता है। तो आपको भी कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो कभी भी, तो आपको लिंक आता होगा, ग्रुप में आता है रात को 11 बजे, ठीक है ना। तो उसमें मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ, और इसमें आप कोई भी टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी टॉपिक, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप क्या पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो ना, जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये 11 से 12 मैं रात को डेली डाउट क्लास लेता हूँ, तो उसमें आप पूछ सकते हो। तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप JEE के मेंस एडवांस के क्वेश्चंस कर सकते हो, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। जब आप 11 12 में रहेंगे तो आपको JEE एडवांस कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी आप सॉल्व करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा, या हम आपको हेल्प करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा, ये है, ठीक है। तो आपको आसान लगेगा कि उतना ही मुश्किल नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा 11 12 वाली बुक से या सिलेबस से, और उसके बाद भी अगर टाइम मिले या करना चाहो तो इसके क्वेश्चन कर, एक बुक हमारा ड्राइव में होगा, या मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी, ठीक है ना। एक बुक आता है 41 ईयर PYQ सॉल्यूशन ऑफ JEE मेंस एडवांस, तो इन सब के जो क्वेश्चंस है उसमें ऑलरेडी टॉपिक वाइज बना रखा है, तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। यही है, बाकी ये इंट्रैक्शन के लिए मैंने क्लास रखा है जस्ट, सो कुछ क्वेरी है आप लोगों को या कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना मुझे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, जब मैथ्स पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता रहा था, ये सिलेबस है आपका, ये ना, तो जैसे इसमें सिलेबस में ये 30 मार्क्स का है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना,
जैसे ये सब 11th-12th का ही टॉपिक आप ध्यान से देखोगे ना, तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब कैलकुलस में है यहाँ तक, ठीक है ना। इंडिटरमिनेट फॉर्म, मैक्सिमम मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ तक समझ लो आप, ये 11th-12th में ऑलरेडी है, तो JEE में भी है। तो जैसे इन टॉपिक से जो मुश्किल क्वेश्चन जैम में आएगा, जनरली उसका लेवल वही होगा जो JEE मेंस एडवांस का होता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। तो ये अब JEE के इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो जैम के सिलेबस में कॉमन है JEE के साथ या 11th-12th के साथ, तो JEE मेंस एडवांस वाले क्वेश्चन एक बार कर लोगे तो आपका अच्छा लेवल हो जाएगा, है ना, मैथमेटिक्स पोर्सन के लिए। ये है प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का भी कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी कर सकते हो। हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं चाहिए हमें जैसा वहाँ पूछा जाता है, बेसिक्स जैसे ये प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये सब टॉपिक वही चीज़ है इंटीग्रल कैलकुलस में भी, जो मैं कह रहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस या ये सब है, ये जरूरत पड़ेगी। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में जो बेसिक है ना, जैसे यहाँ से बात करूँ मैं कि ये जो पूछता है कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, स्टैंडर्ड सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, आइडेपोटेंट, नीलपोटेंट, है ना। फिर ये डिटर्मिनेंट, एवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस। तो जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ ये सब ऑलरेडी 12th क्लास में है, ठीक है ना, या एटलीस्ट JEE वाले में है, तो यहाँ तक तो है ही। सो ये सब चीज़ है ना ऑलरेडी 11th-12th क्लास में है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, आप देखेंगे। तो ये 11th-12th में इसका बेसिक्स है ना, यहाँ थोड़ा सा आप उससे हायर लेवल पे पढ़ेंगे, बट 11th-12th एक बार कर लेंगे, JEE वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो मुश्किल ऐसे भी स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चों को कई बार मैथ से फोबिया रहता है, डर लगता है कुछ बच्चों को, तो उनका ये डर खत्म हो जाएगा अगर आप ये सब कर लोगे तो, है ना। सो वैसा रहेगा, ये सब 11th-12th वाला पार्ट है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये 30 मार्क्स का पोर्शन है ना, ये जो 4 टॉपिक है, 1 2 3 4, है ना, 3 4 30 मार्क्स का आता है। फिर ये बाकी ये जो पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, है ना, स्टैंडर्ड, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इधर एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये पूरे 70 मार्क्स का है, तो पता ही आप लोगों को। तो ये मैं स्टार्ट करूँगा आगे जब एक बार मैथ्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। बाकी जिनको पहले सिलेबस करना, मैंने बता ही रखा है कि अगर आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना हो तो एकलव्या बैच का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप पे है, जो पिछले साल मैंने भी पढ़ाए हैं, तो वो आप रिकॉर्डिंग देख के पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर सकते हो। जब मैं लाइव में कराऊंगा तब आपका रिवीजन हो जाएगा, या तब आपको दूसरी बार सिलेबस होगा, है ना। और रिवीजन कितनी बार भी कर लो नुकसान नहीं होगा, आप चाहो तो 100 बार रिवाइज कर लो पूरा सिलेबस, 100 बार PYQ सॉल्व कर लो, आपको फ़ायदा ही होगा। और उससे आप बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, बहुत अच्छा रैंक आएगा एग्जाम में, है ना। तो जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर सकते हो पूरे सिलेबस को, पूरे PYQs को, उतना फ़ायदा है। एंड में मॉक टेस्ट आपको अभी पहले एक बार ये सब एग्ज़ाम निकल जाता है तब आपको मॉक टेस्ट का ID पासवर्ड मिल जाएगा। अभी जैसे अभी कल जैम का एग्ज़ाम है 2025 वाला, फिर CUET का होगा, फिर ISI का होगा। तो ये सब जो बच्चे हमारे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो जैम का फीस पे किया है उसमें आपका जैम, CUET, ISI, MSTATS का, इन सब का प्रिपरेशन इसी में हो जाएगी, तो अलग से कोई फीस नहीं लगेगा। तो जो बच्चे अभी जैम का कल एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो परसों से हमारा CUET का बैच स्टार्ट होगा, तो वही बच्चे CUET में भी तैयारी करेंगे जिनका मान लो कहीं IIT में, क्योंकि सबका तो होगा नहीं, मेरे पास अराउंड सब मिला के जैम में प्रॉपर 700-800 बच्चे हैं सिर्फ जैम के, और वैसे गेट के बहुत सारे, मतलब ऐसे 1000+ बच्चे, तो सबका एडमिशन तो IIT में होना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जिन बच्चों का नहीं होगा IIT में, उनका CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या BHU हो गया, या इससे जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन होगा। कुछ बच्चे ISI में भी जाएंगे, तो उसी जैम, CUET और ISI, इन तीनों का फीस आपने जो फीस पे किया उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को जो ID पासवर्ड मिलेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने का, मॉक टेस्ट का, वो ISI के एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। ISI का एग्ज़ाम मई में होगा, है ना, तभी मई में ISI का एग्ज़ाम होगा। फिर मई के बाद जो हमारे पुराने बच्चे 2025 बैच में जो है ना 25 के लिए एग्ज़ाम देते, उनका ID हटा देंगे, फिर आप लोगों को ID पासवर्ड मिलेगा मॉक टेस्ट देने का, मई जून के बाद, ठीक है। तो यही प्लान है, और होपफुली आपका सिलेबस हम अगस्त तक कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो ये है, क्योंकि स्टैट्स पूरा पढ़ाने में 4 से 5 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, 4 महीने ठीक है इनफ। बाकी रिकॉर्डिंग पे है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेरी है तो बताओ। तो अभी जो क्लास मैंने रखा था बस वैसे ही इंट्रैक्शन के लिए रखा था, मैं भी पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बच्चे आप में से ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इस बार भी भरा होगा फॉर्म, तो वो एग्ज़ाम देंगे कल, तो वैसा है, ठीक है ना। तो बताने का मेरा पर्पस अभी ये है कि अगर आपको इसका फाउंडेशन मतलब बेसिक से स्टार्ट करना हो, बिल्कुल जीरो से, जैसे कुछ बच्चा बोलता है सर मैंने BSc में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की, 11-12 भी बहुत अच्छे से नहीं किया था, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी आप क्या करो, 11-12 से स्टार्ट करो, ये सब टॉपिक एक बार रिवाइज करो, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक्स हो गया जिसकी जैम में ज़रूरत है।
और ये बेसिक है, ये पूरा करो 11-12 के सिलेबस से, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो और इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब कुछ क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। मैं रात को 11 से 12 डेली डाउट क्लास लेता हूँ, लिंक भी ग्रुप में आपके आता है, तो उसमें आप ज्वाइन करें। कभी कुछ क्वेरी हो, डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या किसी बाहर से रिलेटेड या कोई भी, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो यही है। नंबर डिवीजन पता नहीं है जैम का। अच्छा, कितने मार्क्स से कौन से टॉपिक आते हैं ये पूछ रहे हो आप? अच्छा अच्छा। अभी स्टैट्स पोर्शन स्टार्ट होना है, CMI का भी करा देंगे। हाँ जी हाँ जी। जैम देखो, मैंने कहा जो फीस आप पे की हो, जैम, ISI, एमस्टैट्स, CMI हो गया, या ये जो CUET है, ये सबका इंक्लूड है। मतलब मई से लेके अभी आपने मान लो फीस पे किया हमारा, तो फरवरी 2000, अभी क्या चल रहा है 25, तो मई जून 2026 तक जितने भी एग्जाम होंगे या जो भी हमारा बैच आएगा उसमें आप बाय डिफॉल्ट होंगे, तो उसमें अलग से आपको फीस नहीं पे करना होगा, है ना। तो हमारे यहाँ की एक बैच में कोई बच्चा आता है, बाकी सारे बैच का सब्सक्रिप्शन उसको ऐसे ही मिल जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप पहले जैम पे फोकस करो, सबसे पहले आपका जैम का एग्जाम होगा, तो जैम 25 से फोकस करो। जैम के बाद CUET का होता है, CUET के बाद आई थिंक मई में ही ISI और CMI का एग्जाम होता है। तो ये सब बात कीजिए, पहले जैम पे फोकस करो, बहुत अच्छा रैंक लाओ। जैम में IIT में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छा, नहीं तो बाकी ऑप्शंस फिर एक्सप्लोर करेंगे। बट सबकी तैयारी इसी में हो जाएगी, जो फीस आपने पे किया है। मैं कहूँ ना, अभी तक, अभी से लेके मई जून 2026 तक जितने भी बैच आएगा उन सब में आपका ऑलरेडी फीस पेड है, तो उसमें आप ऐसे ही आ सकते हो। मतलब आपको लिंक मिल जाएगा, बैचेस जो भी स्टार्ट होंगे उसमें आप होगे, तो उसमें कोई अलग से वैसा नहीं होगा। जो बच्चा अभी दूसरा जैम का भी बैच आएगा, तीसरा बैच भी आएगा, उसमें भी आप क्लास कर सकते हो। तुम्हारा कोई रेस्ट्रिक्शन है? एक बैच ज्वाइन कर रहे हो तो हर बैच में फ्री रेस्ट है। तुम गेट का भी तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर फ्री मिलेगा, लाइव भी कर सकते हो। अभी गेट का बैच अलग हो जाएगा बाद में, अभी तो कॉमन चल रहा है। गेट का अलग बैच होगा, जैम का अलग होगा, जो गेट का अर्जुना बैच था लास्ट ईयर, तो वैसा है, तो उसकी भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करके उसी की तैयारी करो, बाकी तैयारी खुद हो जाएगी। तो एक की तैयारी करो, बाकी के फोकस एक पे रखना है। फिर जैसे जैम का पहले फोकस रखो, जैम के बाद फिर बाद में आता है CUET, फिर आएगा ISI या CMI, तो उसके अकॉर्डिंग फोकस करना है, ठीक है। बाकी जो पूछ रहे हैं कि नंबर डिवीजन का क्या है, तो मैं आपको नंबर का बता दिया। ड्राइव में हमारा फोल्डर है, मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। आपके ग्रुप में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, नंबर डिवीजन का, तो ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ मैं आपको कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जैम में, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने ग्रुप में भेज दिया, आप देख सकते हैं कि इसमें किस टॉपिक से कितने मार्क्स हैं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप ग्रुप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये 2024 का एनालिसिस है। मतलब 24 में कितने मार्क्स के आए थे, जो पिछला पेपर हुआ था, कल 25 का एग्जाम है, तो उसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, जो ड्राइव में मैंने ग्रुप में भेजा आपके, तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है, जो मैथ्स पोर्शन है टोटल, तो मैथ्स पोर्शन में जो है, ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नीचे मार्क्स है। तो इससे सीक्वेंस सीरीज से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, और डिफरेंशियल कैलकुलस से 9 मार्क्स के। ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो सिलेबस उसको मिला के, ठीक है। उसके बाद जो इंटीग्रल कैलकुलस है उससे 5 नंबर के। तो मैं अगर आगे बात करूं, ये इंटीग्रल कैलकुलस से जो है, तो आपका यहाँ 5 मार्क्स के इससे आया हुआ है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो है, तो उससे टोटल 10 मार्क्स का आया हुआ है। एक बार चेक कर लो, यही है। सो 30 मार्क्स का ही होगा, थोड़ा देख लेना आगे पीछे होगा कुछ टॉपिक का, तो वैसा कुछ है। सो 30 मार्क्स से अप्रॉक्स इन्होंने बनाए होंगे, तो उस तरह से। तो 32 हो गया, 2 मार्क्स इधर उधर कर दिया इन्होंने ना। ये मतलब मेरे टीम के लोगों ने बनाए हैं, तो रफली ये आइडिया है ना, अराउंड। तो वैसा लगा सकते हो आप, 10-5 और उधर होगा 10-5 अप्रॉक्स लगा लो वैसा, या 8-8 मार्क्स को वैसा होगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो रफली ये एस्टिमेशन है। तो इसमें टोटल 100 मार्क्स का हो गया। कई बार ना वैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि अब जैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 2n चूज n हाफ की पावर n। अब क्या होता है ना, n फ्रॉम, मान लो ऐसा है, सॉरी यहाँ k लिख लो, 2n चूज, हाँ ये n है, मान लो ये k है,
और k फ्रॉम यहाँ आ गया 1 to n मान लो। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो कुछ लोग लगेगा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, जबकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मतलब प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा, सीक्वेंस सीरीज का अप्रोच से भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों को याद होगा, कुछ लग रहा होगा, उस तरह का अप्रोच है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे तो उस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा कि रैंडम वेरिएबल यूज करके। तो ये वैसे लगता है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है, लेकिन ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन भी है। तो जब वो कोई काउंट करता है तो आप उधर काउंट कर लो या स्टैट्स में काउंट कर लो, तो वैसा कई बार 2-4 मार्क्स जरूर हो सकता है। अदरवाइज वो है, ठीक है ना। तो रफली मैं बता रहा हूँ कि ये है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी का इन्होंने बता रखा है, जो इन्होंने बनाए हैं, तो इनका है कि उस समय 6 मार्क्स का ये प्रोबेबिलिटी का आया था। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बना रखा, 10 मार्क्स का। तो यूनिवेरिएट का अराउंड 10 मार्क्स का है। और फिर इधर जो है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट से 8 मार्क्स का है ना, इधर से 8 मार्क्स का है। एंड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ये 8 मार्क्स का है। और स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट 7 मार्क्स का यहाँ से ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद लिमिट थ्योरम से जो है, मेरा ग्रुप में ये ऑलरेडी है। लिमिट थ्योरम से 4 मार्क्स का है। एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का है। एस्टिमेशन का 11 मार्क्स का। और टेस्टिंग जो है आपके वो 9 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये रफली है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये रफली एनालिसिस है। और आपको अगर स्ट्रिक्ट है ना, आप खुद सिलेबस उठाओ, सिलेबस है PYQ उठाओ, देखो किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, वैसे काउंट कर लो कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये हमारी टीम के लोगों ने बनाया था, तो वैसा है। ठीक है जी। सर गेट का भी स्टडी प्लान एंड सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ओके। ISI का सिलेबस जैम से कितना डिफरेंट है? तो ISI का सिलेबस ना, देखो जैम की बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे तो ISI का सिलेबस जो है अराउंड 90% से ज़्यादा मैं बोलूँ जैम का ही सिलेबस है। 1-2 टॉपिक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट शायद वहाँ एक्स्ट्रा है। और जो बच्चे ISI में जाते हो जैम के ही एस्पिरेंट, जैसे मनोप्रिया हमारी थी, 2nd रैंक था उसका, तो उसका भी ISI में एडमिशन हो गया। जैम में 2nd रैंक था, ISI में हो गया। तो उसका आपने इंटरव्यू देखा, उसने कहा जैम के अलावा हमने कोई तैयारी नहीं की। मतलब जैम की तैयारी किया था, उसके बाद बस जैम एग्जाम के बाद ISI के PYQ सॉल्व किए थे, इतना ही किया था। और उसी के बेस पे उसका जैम में है ना, क्योंकि ISI में पार्ट A पार्ट B मतलब 2 एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसके बाद फिर अब मेरिट बनता है, दोनों में क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू ISI में एडमिशन होता है उसके बाद, है ना। 2 प्रोसेस है, पहला टेस्ट होगा, टेस्ट में 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग, दोनों क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद एडमिशन होगा। तो जैम की वजह से तैयारी कर लोगे तो वही हो जाएगा। ISI का जो 90% से ज़्यादा सिलेबस जैम वाला ही है। कुछ टॉपिक 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज वही सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो गेट का पूछ रहे हैं, तो गेट का अगर आप देखेंगे तो गेट का भी आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे अगर, तो गेट यहाँ से आप सिलेबस निकाल लीजिए। एंड सिलेबस चाहिए ना, और जैम का पूरा सिलेबस गेट में है। तो जो चीज़ें जैम में है वो एज 100% सिलेबस गेट में है। और जैम का पूरा सिलेबस गेट में 65 मार्क्स का है। मतलब गेट का पेपर 100 मार्क्स का है, तो उसमें 65 मार्क्स के क्वेश्चन जो है जैम का 100% सिलेबस कवर करता है। मतलब पूरी जैम की प्रिपरेशन कर लोगे तो गेट में वो 65 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करता है। जैम का 100 मार्क्स का जो सिलेबस है, जैम 100% सिलेबस, वो गेट में 65 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स के अलग टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो ये देखिए आप, सो ये जो आपका कैलकुलस पोर्शन है ना, तो ये गेट का सिलेबस है, गेट 2025 का। तो ये इसमें बहुत सारे टॉपिक जैम के अलावा भी है, ठीक है ना। तो मतलब जैसे एग्जांपल फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट, ये जैम में नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें कॉमन है। अगर आप देखेंगे जैम में कॉमन क्या है,
तो जैम में कॉमन यहाँ से मिलेगा आपको, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ये पूरा अब कॉमन है, ये सब कुछ अब जैम में है, ठीक है ना। यहाँ से लेके लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैम में नहीं है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं है, ये ग्रेडियंट भी जैम में नहीं है, टेलर्स थ्योरम है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस है, कुछ टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस इसमें मतलब लाइक इसको बोलो 95% जो टॉपिक्स लिखे हैं एक एक, है ना, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो है जैम में ऑलमोस्ट। तो ये पूरा वो जो वहाँ पे है ना सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वो सब मिला के अकेला कैलकुलस हो गया ये जो जैम का सिलेबस था, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल का, तो वो यहाँ पे है ना। इसमें एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे ये एक्स्ट्रा है जो जैम में नहीं है ना, तो ये जैम में नहीं है, ये सब जैम में नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका जैम में नहीं है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं है ना, इस तरह से है। बाकी पार्ट कॉमन है, बाकी सब जैम में है, ये भी जैम में, सब जैम में है, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक नहीं है जैम में, ओके। हाँ, जैसे यहाँ कंटिन्यूटी होगा, यहाँ पे जैसे लिखेंगे ना कॉन्टिन्यूटी, तो ये कॉन्टिन्यूटी है जैम में, गेट में भी है। एक होगा आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जैम में नहीं है, गेट में है ये टॉपिक। तो ये जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है ये जैम में नहीं है, गेट में है ना। गेट का सिलेबस लिख रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ मतलब जैम में नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से है कुछ। एंड मैट्रिक्स थ्योरी, तो ये पूरा ऑलमोस्ट ये जैम में है, ये सब जैम का ही सिलेबस है ऑलमोस्ट, इसमें सब कुछ जैम में है। क्या नहीं है, ये नहीं है, ग्राम स्मिथ और तो ये जैम में नहीं है, गेट में है, जैम में नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। बाकी सब कुछ है। ये जैम में नहीं है, गेट में है, जैम में नहीं, गेट का सिलेबस है तो जो लिखा है सब गेट में है, जो क्रॉस कर रहा हूँ वो जैम में नहीं है, ठीक है ना। बाकी पॉजिटिव डेफिनेट जैम में नहीं है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट जैम में नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जैम में नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी ऐसे जैम में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं जैम में जो इनडायरेक्टली पूछा जाता है, नॉट डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ये है। तो ये हो गया मैथ्स पोर्शन पूरा। तो जो लीनियर अलजेब्रा सिलेबस में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जैम के सिलेबस में लिखा वो यहाँ पे है। तो जैम का पूरा सिलेबस यहाँ पे है, गेट में कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक। तो वो अर्जुना बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप देखेंगे जो ऐप में होगा ऑलरेडी, जो अर्जुना बैच इस साल था, तो उसका रिकॉर्डिंग में ये सारे टॉपिक हमने करा रखे। पिछली बार जैम का बैच अलग था, गेट का अलग था, इस बार भी ऐसा होगा। अभी परिमल सर एक साथ ही पढ़ा रहे हैं जैम गेट को, बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब सिलेबस वो करेंगे तो अलग अलग बैच कर देंगे आगे। बाकी ये प्रोबेबिलिटी है तो वो भी ऐसे ही है। अब आप पूछ रहे होंगे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जैसे ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन, तो ये जैम में भी है ये टॉपिक, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। ये है प्रॉपर्टीज, ये सब जैम में है पूरा, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंस, ये सब जैम में तो है ही। सो इन्होंने सिलेबस को अलग तरीके से लिखा है। जैसे जेनसेंस इनइक्वालिटी का नाम नहीं है जैम के सिलेबस में, तो क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये जैम में नहीं है, गेट में है, ठीक है ना। इस तरह से बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो जैम वाला सब गेट में है। यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस जो सब्जेक्ट है ये जैम में नहीं है, ठीक है ना। सो ये रिग्रेशन जो है आपके पास ये जैम में है ही नहीं, ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये टॉपिक जैम में है ही नहीं, ये टॉपिक है ना एक्स्ट्रा है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जैम में, जैम में बस ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इतना ही है जैम में, बस सिंपल लीनियर रिग्रेशन, पूरा नहीं है ना। जैम में बस ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, बाकी यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है। और मल्टीपल एनालिसिस ये भी जैम में नहीं है, वहाँ बस बाईवेरिएट नॉर्मल है ना। जैसे यहाँ मल्टीवेरिएट नॉर्मल लिखा है ना, तो जैम में है बाईवेरिएट नॉर्मल। तो जैम का सिलेबस आपको फॉलो करना, जैम वाले जो बच्चे हैं उनको। नॉन पैरामेट्रिक भी जैम में नहीं है, ठीक है, ये जैम में है। तो ये 3 टॉपिक तो ये एक्स्ट्रा हो गया, 5-5 मार्क्स का ऑलमोस्ट ये है, तो 15 नंबर तो ये हो गए ऑलमोस्ट। एंड फिर ये जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है ये फिर जैम में नहीं है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स से अप्रॉक्स ये लगा लो। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है यहाँ पे, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, तो ये 4 टॉपिक जैम में नहीं है, जो गेट में एक्स्ट्रा है। तो 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है, तो 35 मार्क्स का वो है, और कुछ नंबर उधर लगा लो। तो मतलब 65 अप्रॉक्स जो है ना, 60 to 65 मार्क्स जैम पूरा सिलेबस गेट में कवर करता है, ठीक है ना। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा है। अब रह गया मार्क्स कंट्रीब्यूशन, तो भी मैंने ग्रुप में आपको भेज दिए हैं, गेट वाला भी देखिए, है ना, गेट का भी मैंने भेज रखा है। सो आप ग्रुप में गेट का भी मार्क्स स्कीम 2024 वाले पेपर का दे रखा है उन्होंने। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नीचे नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है। तो जो यहाँ पे आपको बनाया इन्होंने, तो इनके अकॉर्डिंग जो 2024 के पेपर में इसके 9 मार्क्स क्वेश्चन आए थे, इसके 12 मार्क्स के थे मैट्रिक्स थ्योरी के, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है अराउंड इसके 12 मार्क्स के थे, ठीक है। सो ये 12 मार्क्स का था, ये 9 मार्क्स का था, और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, ठीक है ना। गेट में जैम में एप्टीट्यूड नहीं आता, गेट और नेट में एप्टीट्यूड भी आते हैं। तो ये गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 5 ये 12 ये, सॉरी 9 ये 12 ये,
ठीक है, तो 21 मार्क्स ये हो गया इतना। बाकी फिर स्टैट्स में आपको इधर है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी सेक्शन है, इससे टोटल जो इन्होंने बता रखा है 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा, इन्होंने वैसे बनाए होंगे है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब मुझे लगता है बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें रैंडम वेरिएबल में मिक्स कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस इधर से 23 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस से 7 मार्क्स का था। ठीक है, तो 23 से मतलब टोटल मिला के 30 नंबर का हो गया इसका कंट्रीब्यूशन है ना, ये दोनों टॉपिक मिला के रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी 30 मार्क्स का हो गया अराउंड। ठीक, एंड इधर से आपके जो है और ये जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है आपका, तो ये बता रहा है ये 7 मार्क्स का था, और एस्टिमेशन जो है अराउंड ये 5 मार्क्स का, ये कम लिखा मुझे ऐसा लग रहा है, 5 मार्क्स का है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग 8 मार्क्स का, एंड नॉन पैरामीट्रिक 4 मार्क्स का, एंड इधर से मल्टीवेरिएट एनालिसिस 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस आपका नेक्स्ट है, सो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये आपके 3 मार्क्स के थे, और रिग्रेशन वाले जो हैं 7 मार्क्स के थे, मतलब टोटल ये मिला के 10 मार्क्स के हो गए अराउंड, क्योंकि कुछ टॉपिक इसके कॉमन से भी 60 डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है। और जैसे इसमें जो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंडम वेक्टर, हालांकि मल्टीवेरिएट का टॉपिक है लेकिन वो रिग्रेशन में लिखा है, ठीक, मल्टीवेरिएट में ही आता है ये टॉपिक्स। ठीक है, तो इस तरह से रफली ये एनालिसिस है, आप खुद भी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये गेट और जैम का जैसे मैं बता रहा हूँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। तो हालांकि गेट का अलग बैच जब देखेंगे डिस्कस, गेट में भी है ना मैथ्स पोर्शन वही पढ़ाएंगे। तो अराउंड ये है ना, ये रफली 21 मार्क्स का है, लेकिन ये लगा लो 20 से 25 मार्क्स का मैथ्स आता है, बाकी 60 मार्क्स के अप्रॉक्स है ना टोटल स्टैटिस्टिक्स है, और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। रफली ये गेट का पेपर का एनालिसिस है। एप्टीट्यूड 15 नंबर का, 25 मार्क्स का अप्रॉक्स मैथ्स हो गया, और आपके 60 मार्क्स का स्टैट्स हो गया। तो ये 100 मार्क्स का आता है, 65 क्वेश्चन होते हैं गेट एग्जाम में, और जैम में 60 क्वेश्चन होते हैं। ओके जी, चलिए, तो आईआईटी में एमएससी डेटा साइंस कोर्स है नहीं, आईआईटी में एमएससी डेटा साइंस कहीं भी कोर्स नहीं है। एप्टीट्यूड भी, हाँ एप्टीट्यूड भी होगा गेट में, हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एप्टीट्यूड में मेनली पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड का सिलेबस तो वही बेसिक 9th वाला मैथ्स है, तो मेनली पीवाईक्यू कराएंगे उसमें जब गेट का सिलेबस चलेगा तब। गेट स्टैटिस्टिक्स से एमटेक आईयूआर का एडमिशन चांसेस कितना है? बिल्कुल बहुत चांस है, आप अच्छा रैंक लाओ, कोशिश करो कि टॉप 10 टॉप 20 में रैंक लाओ, आपको मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे आईयूआर है ना। टॉप 10 में कोशिश करो रैंक लाओ, आसान है टॉप 10 में रैंक लगाना गेट में, बहुत मुश्किल नहीं। 1500 बच्चे बस एग्जाम देते हैं गेट स्टैटिस्टिक्स का, और जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम 3500 बच्चे अराउंड लास्ट ईयर दिए थे। अब इस बार रिजल्ट आएगा, पता चल जाए कितने बच्चे आप ईयर हुए थे। तो ये है 3500 लास्ट ईयर थे। ओके जी, तो ये मेनली डिस्कशन था। बाकी जो गेट वाले बच्चे में मैथ्स आप लोगों को कई बार डर लगता है बच्चों के मैथ्स क्या करना है, तो एक बार बेसिक थोड़े रिवाइज कर लो। जो बच्चे 11 12 लेवल पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा था, तो आपके लिए अगर भूल गए होंगे तो आप एक बार ये टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए, ये सब आपको भी हेल्प करेगा। ये 11 12 का टॉपिक एक बार ये रिवाइज कर लीजिए। JEE मेन्स एडवांस वाले टॉपिक से आप इनके PYQ कर सकते हैं, इससे बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बाकी जो सिलेबस है वो तो करना ही है। रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के पास ऑलरेडी है 2025 एग्जाम के लिए जो हमने पढ़ाए हैं, वो ऑलरेडी ऐप पे है, आप वो देखिए समझिए। कहीं भी डाउट हो लिख लो एक जगह, दिन भर में जो भी डाउट आता है एक डाउट का डायरी बना लो छोटा सा, उसमें जो भी डाउट हो लिख लो एक जगह। रात को मैं 11 से 12 डेली डाउट क्लास लेता हूँ, डेली है ना, सो उसमें आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो वो डाउट्स। ठीक है, वो डाउट्स क्लास फॉर ऑल होता है, कोई बैच का फिक्स नहीं है। 11 से 12 रात को, कभी 1 1 बज जाते हैं, 11 बजे से 1 बजे 2 बजे तक भी डाउट क्लास चला जाता है। ठीक है ना, तो जब तक डाउट आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक क्लास चलती रहती है। उसका यूट्यूब पे आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग भी, तो वैसे है ना अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, वो ऐप पे भी शायद होगा। अच्छा, हाँ, आई डोंट हैव फियर ऑफ मैथमेटिक्स बट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैव। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, वही जिनका जो बैकग्राउंड वैसा रहता है, तो स्टैटिस्टिक्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप बेसिक पहले प्रोबेबिलिटी 11 12 वाला कीजिए, है ना। उसके प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा सेट थ्योरी यूज होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, ये सब वहाँ जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए थोड़ा ये देख सकते हैं जो कार्डिनलिटी का होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में क्या है, A-B में क्या है, वो सब जरूरत पड़ती है। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये 3 टॉपिक आपको करना होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत मुश्किल नहीं है, तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का जिनको फियर है तो कुछ करना नहीं, ज़्यादा थोड़े से वर्क करना है। तो ऑलरेडी आपके पास एकलव्या बैच की रिकॉर्डिंग है, उसको देख के एक बार पूरा कंप्लीट करो। जहाँ पे डाउट हो रहा है आप डिस्कस करो। अभी मैं लाइव में वही सिलेबस फिर से कराऊंगा,
और हर साल मेरा भी नॉलेज अपडेट होता है, तो उससे बेटर इस बार कंटेंट डिलीवरी होगी। तो उसमें आप जब मैं लाइव करा रहा हूँ, मेनली ये मुझे लगता है मैथ्स पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही स्टैट्स पोर्शन होगा, तो उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और आप फिर जो डाउट होगा पूछिए। तो मेनली आपको स्टैट से डर तो कुछ नहीं करना, उस पर वर्क करना है ना। तो पहले ये थोड़े बेसिक्स ठीक कर लीजिए, फिर जो सिलेबस ऑलरेडी करा रखा है उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो लाइव में जब कराऊंगा लाइव में भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग कवर करने का फायदा, एक बार कवर हो जाएगा तो दूसरी बार में आप लाइव में रिवीजन टाइप का कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी कम गलतियाँ होंगे आपसे, उतना अच्छा रैंक आएगा आपका, है ना। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, रैंकिंग होती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो एडमिशन रैंक के बेसिस पे मिलता है, तो आप जितना अच्छा रैंक लाएंगे उतना अच्छी जगह आपको एडमिशन होगा। रैंक अच्छा तब आएगा जब मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मार्क्स ज़्यादा कब आएंगे, जब कम गलतियां करोगे एग्जाम में या ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करोगे आप, तो वैसा होगा। तो आपको समहाउ अपनी वीकनेस को पहचानना है, उस पर काम करना है। आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमसे लीजिए, आजकल ऑनलाइन बहुत हेल्प अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन बहुत मिस्टेक्स भी हैं गूगल पे इधर उधर ना, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो सही भी है कि गलत है ना, तो ये देखना पड़ेगा। फिर PYQ, किसी भी एग्जाम का जो आपको पहचानना है कि आप किस लेवल पे हो, तो सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए और PYQs आपके सारे टिप पे होने चाहिए। टिप मतलब कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो आपको पता हो कि हाउ टू सॉल्व, आंसर याद नहीं करना है, आपको पता हो कि हाउ टू सॉल्व, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जो पूछा गया है, उस बीच का जो गैप है, जो रास्ता है, वो आपको पता हो कि हाउ टू कवर दैट, है ना, डिस्टेंस, कि वो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है और मुझे ये पूछा है तो कैसे निकलेगा। तो वो अप्रोच अगर आपको दिमाग में क्लियर है तो हो जाएगा। तो यही सीखना है, प्रिपरेशन जर्नी में यही मेनली सीखना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन है और मुझे ये निकालना है, कैसे निकालूंगा। तो अगर आपको ये समझ आ जाता, PYQ आप सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है ऐसे ऐसे होगा, तो हो गई तैयारी। और आपने 100% PYQ ढंग से सॉल्व करना आ गया तो एग्जाम आराम से आपका अच्छा रैंक आएगा ही। ये चीज़ें हैं। तो सिलेबस पूरा कवर कीजिए, PYQ बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। लेवल जितना ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे सिलेबस का, जितने ज़्यादा बार PYQ सॉल्व करके रिवाइज कर लेंगे, उतना अच्छा लेवल हो जाएगा, उतनी क्लैरिटी हो जाएगी, उतनी कम मिस्टेक होंगे एग्जाम में आपका। ठीक है ना। तो यही तरीका है अच्छे रैंक लाने का, क्योंकि एडमिशन रैंक के थ्रू ही होगा। ठीक है। कितना रैंक लगेगा IIT में जाने के लिए, ये देखिए वेबसाइट पे सब है, आपने अगर देखा हो, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ वेबसाइट के थ्रू, मैं बताने से अच्छा है कि मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आप देखिए, अभी जैम 2024 का वेबसाइट मैंने खोला था, है ना। तो आप यहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, जैम 2024, है ना। कहते हैं जिस मैदान में आप उतरे हो लड़ने के लिए, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए पहले, कि आपको कहाँ पहुँचना है, कितना स्कोर करना होगा, कितना रैंक लाना होगा, कितना पढ़ना होगा, तभी तो आप तैयारी में उतरेंगे। तो उसके लिए सारा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, उसके लिए हम हैं, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ देखिए, जैम 2024 की वेबसाइट है, जो बच्चे IIT में पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होगा। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, इसमें दिखा रहा होगा किस रैंक पे, किस IIT में किस रैंक पे किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, ऑलरेडी है। आप यहाँ पे जाइए देखिए, तो हमारा क्या कोर्स है, तो हमारा है जैम MS, है ना। तो हमको जाना है MS में। ओके चलिए, अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो हमें तो हमारा काम का यही कोर्सेस है ना, MS, एक बार MS ही आ जाएगा, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। है ना। पहला लाइन छोड़ दो, ये हमारे काम का यहाँ से। तो जैम MS के थ्रू आपको यहाँ यहाँ एडमिशन होगा। IITs में सिर्फ आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, ओनली यू हैव दीज 5 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5, है ना। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स देख के आपके पास सिर्फ यही 5 ऑप्शन है। अब देख लीजिए, सो इसमें क्या है, जैम IIT बॉम्बे MS स्टैट्स कर सकते हैं, या IIT बॉम्बे में MSc ऑपरेशन रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है। IIT कानपुर में MSc स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, IIT पलक्कर में MSc मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, है ना। और IIT तिरुपति में MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc ऑपरेशन रिसर्च, MSc मैथमेटिक्स, या MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जैम MS के थ्रू इन कॉलेज में, इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है डिफरेंट कैटेगरी का। तो यहाँ से आइए, ये गलती से पता नहीं जियोलॉजी ये क्यों आ रहा है, ये हमारा MS से तो एडमिशन GG से एडमिशन होगा, जियोलॉजी से, तो ये हमारे काम का नहीं पहला वाला, तो उसको इग्नोर करो। तो ये बता रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक,
EWS ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक आप खुद भी अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे सर्च कर सकते हैं, ये आ जाएगा ना। जैम की वेबसाइट है jam.iitmadras.ac.in 2024 की वेबसाइट है जैम वाली, तो वो मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि IIT बॉम्बे में 2024 एग्ज़ाम जो हुआ था जैम MS का, उसमें जनरल में रैंक 2 वाले ने एडमिशन लिया था, वो मनोप्रिया थी, हमारी स्टूडेंट ही थी, और हालांकि बाद में इसने वो सीट छोड़ दिया, वो ISI चली गई। तो रैंक 2 वाले बच्चे ने एडमिशन लिया और 26 पे क्लोज हो गया। तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ 26 रैंक तक ही IIT बॉम्बे में एडमिशन होगा, तो आपको ये समझना है। अब कानपुर में फर्स्ट रैंक वाले बच्चे ने कानपुर पेपर किया था, वो भी कोई लड़का, कुछ नाम था पता नहीं, तो उसने लिया, लेकिन वो भी बाद में ISI में उसका भी एडमिशन हो गया, तो वो चला गया है ना, तो ISI में ले एडमिशन। तो ये 1 से 63 तक, तो 1 से 63 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन ऑफर हुआ था IIT कानपुर MSc स्टैटिस्टिक्स में जनरल कैटेगरी में। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी वालों को इस कोर्स में IIT बॉम्बे में 2 से 26 रैंक भी एडमिशन हुआ था। बॉम्बे में MSc ऑपरेशन रिसर्च में 22, ये 22 हमारा स्टूडेंट था नीरज दादर ऐसा कुछ नाम था। तो नीरज 22 रैंक पर था, इसने एडमिशन लिया है। 22 से लेके 40 तक के उस कोर्स में एडमिशन हुआ है। फिर कानपुर में 163, इसमें MSc मैथमेटिक्स 77 वाला रैंक के बच्चों का 109 तक। आई थिंक ये MA का स्कोर होगा, मुझे MA MS दोनों मिला के इन्होंने दे रखा है। तो और MA इसमें 48 से 64 के बीच जनरल कैटेगरी का। ओके, बाकी ऐसे ही है। EWS 29 से 47 इस कोर्स के लिए, 51 से 51, मतलब 51 वाले रैंक बच्चों ने ही एडमिशन लिया था इसमें बस। ठीक है, ये 72 से 103, 115 से 125 एंड सो ऑन, यहाँ कोई एडमिशन लिया नहीं होगा इसलिए डेटा नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसे ही। तो जनरल EWS OBC 27 से 81, 98 से 165 ना, 83 टू 187, 200 टू 41 या 188 टू 194। तो जो OBC वाले कैटेगरी हैं, 81 रैंक तक एडमिशन हुआ है OBC का इस कोर्स में IIT बॉम्बे में, 165 तक एडमिशन हुआ है इस कोर्स में, 187 रैंक तक एडमिशन हुआ है इस कोर्स में, और 241 तक एडमिशन हुआ है इस कोर्स में, और 194 तक एडमिशन हुआ है इस कोर्स में। ठीक है, ये है। फिर बाकी ऐसे SC ST आगे होगा, SC का, फिर ST का, जनरल PWD एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब है आपका डेटा। बाकी सीटें कितनी है, तो ये 25 की वेबसाइट पे भी है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, हम जैम का खोल रहे हैं ना, जैम 2025, इसमें सीट मैट्रिक्स होगा, आप वहाँ जाइए देखिए कितनी सीटें। मैं पहले बता चुका हूँ शायद, पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं। तो इसमें जो सीट मैट्रिक्स होता है कि रैंक एंड मेरिट लिस्ट, ये है एडमिशन, इसमें होगा सीट मैट्रिक्स। हाँ, तो एडमिशन में जाना है। देखिए, अब हमें किस कोर्स में चाहिए, ये शायद मैंने पहले बताया है आपको। देखिए, हमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जानना है। तो ये देखिए, मैंने जैसे कहा था ना कि आपके पास सिर्फ ये 5 ऑप्शन है, जो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, आपके पास सिर्फ यही 5 ऑप्शन है। बॉम्बे MSc ऑपरेशन रिसर्च, IIT बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स, IIT कानपुर MSc मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कर दिया है, IIT पलक्कर MSc मैथमेटिक्स, IIT तिरुपति MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जैम MS से यहाँ एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब चाहे हिस्ट्री का बच्चा हो, ज्योग्राफी का बच्चा हो, उर्दू हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है इन कोर्सेज में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर बच्चा एलिजिबल है बिना किसी सब्जेक्ट का। कोई एलिजिबल कंडीशन नहीं है कि सब्जेक्ट इस ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कोई खास शायद यहाँ पे नहीं है। मार्क्स का देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन, तो कोई सब्जेक्ट का इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। कोई किसी सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है, बस जैम MS क्वालिफाई करता है, रैंक लाता है, तो एडमिशन ले सकता है। कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सब्जेक्ट का, है ना। बाकी ये जो है पलक्कर के लिए थोड़ा सा है, यहाँ भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अब ये रह गया सीटें का। तो टोटल 128 सीटें ही हैं जहाँ एडमिशन होंगी जैम MS के थ्रू। ठीक है, 128 टोटल सीटें हैं, मतलब IIT बॉम्बे में जैम MS के थ्रू सिर्फ 8 सीटें हैं, और डिफरेंट कैटेगरी ये अभी 25, अभी जो कल बच्चे एग्जाम देंगे उनमें जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है। आपके लिए जैम 2026 का वेबसाइट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सीटें बढ़ेंगी तो देखा जाएगा। तो ये 2025 के लिए है कि जो बच्चा कल एग्जाम देगा फिर वो क्वालिफाई करेगा, 2 फरवरी को एग्जाम है। तो ये है, इतने सीटें हैं इसमें। IIT बॉम्बे MSc स्टैट्स में 48 सीटें हैं, IIT कानपुर MSc स्टैटिस्टिक्स में 62 सीटें हैं, IIT पलक्कर में MSc मैथमेटिक्स में जैम MS के थ्रू 5 सीट है, और IIT तिरुपति में जो है
एमएस के थ्रू टोटल 5 सीटें, यहाँ 5 सीटें हैं एमएस के थ्रू ओनली, यहाँ पे 15 सीटें हैं एमए के थ्रू, जैम एमए। तो आप लोग 2 पेपर भर सकते हो, जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स। तो उससे एडवांटेज ही मिलेगा आपको, नुकसान नहीं होगा। अगर आप जैम जैम में 2 पेपर देना अलाउड है, जैसे कल 9 से 12 जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 2 से 5 जैम स्टैटिस्टिक्स का है, तो 2 पेपर देना अलाउड है। आप दोनों भर दोगे तो अच्छा रहेगा, उससे जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको मिलेगा। क्योंकि जैम एमए से भी ये कोर्स मिलेगा, यहाँ 15 सीटें हैं, जैम एमए से यहाँ भी एडमिशन होगा, यहाँ भी शायद 15 सीटें हैं। तो ये कोर्सेस एमए के थ्रू एमएस के थ्रू दोनों के थ्रू ऑफर होता है। सेम ये भी, ये जो पहला कोर्स है ना, ये भी जैम एमए के थ्रू भी ऑफर होता है। तो जैम एमए के थ्रू 7 सीटें हैं। तो जैम एमए एमएस ये 3 कोर्स ऐसे हैं जो दोनों एंट्री पॉइंट है, एमए और एमएस दोनों हैं। ठीक है, आई थिंक कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ। जी पवन पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर जैसे आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए टोटल सीटें 48 है, जी और उसमें जनरल के लिए, सर जनरल के लिए 19 सीटें हैं। सर इसका मतलब ये होता है कि जनरल के 19 बच्चे से ज्यादा नहीं आ सकते इसमें? नहीं, बिल्कुल हाँ, 19 बच्चे ही जाएंगे और उससे जनरल कम के। हो सकते हाँ उससे कम हो सकते हैं जी, उससे कम हो सकते हैं। इसी तरह सर ओबीसी के 13 बच्चे ही आएंगे, ओबीसी के 13 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। नहीं होंगे उस कोर्स में, क्योंकि 28 बच्चे 48 बच्चों का ही एडमिशन होगा। हमारे टाइम में तो, मैं भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, मेरा तो 19 से 21 का बैच है आईआईटी बॉम्बे एमएस स्टैटिस्टिक्स, 19 to 21। हमारे टाइम में 32 सीटें ही थी। मैंने 19 में एडमिशन लिया 2019 में, आज से कितने 6 साल हो गए, 6 ईयर्स, 6 साल पहले। तब सिर्फ यहाँ 32 सीटें थी, अभी 48 हो गया। हमारे टाइम पे सिर्फ 32 सीटें, मतलब 32 बच्चे ही एडमिशन लिए थे। मे भी सीटें 36 37, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं बाद में। तो अराउंड हमारे क्लास में 32 बच्चे ही थे, हम लोग 32 स्टूडेंट्स ही थे उस समय हमारी क्लास में। वैसा है। और मेरा उसमें 17 रैंक, मतलब 17 रैंक, 17 रोल नंबर भी था भाई डिफॉल्ट आईआईटी बॉम्बे में मेरा। तो वैसा है और ठीक है, तो उस तरह से है। तो इतने ही होंगे, इसलिए थोड़ा कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है, बिकॉज टोटल 128, आप अभी बताया था ना रैंकिंग, अभी थोड़ी देर पहले जो लोग थे आपने देखा ही है कि सिर्फ 26 रैंक तक का ही बच्चों का एडमिशन हुआ आईआईटी बॉम्बे जनरल कैटेगरी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, अभी रैंक बता रहा था, है ना। जी, कुछ पूछना है निधि आपको, किसी बच्चे को? ठीक है ना, अभी बताया था ना रैंक, क्योंकि अभी ये तो सीटें बता रहा हूँ, इससे पहले हम ये बता रहे थे किस रैंक तक कहाँ एडमिशन होगा। तो वो आप रिकॉर्डिंग अभी ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ये तो आप देख सकते हैं, तो उससे मिल जाएगा, है ना। जो यहाँ 2024 का वेबसाइट खोल के दिखा रहे थे। तो ये आपका पर्पस, आपको ये देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। अब इसमें नहीं होता है तो क्या ऑप्शन है, तो CUET पीजी का एग्जाम होता है, वो दे के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में से स्टार्ट कर सकते हैं, BHU या इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे झारखंड में मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। इस तरह से BHU यूपी में है, यूपी में आई थिंक एक और है, कई हर जगह एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंडिचेरी यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप एमएससी करते हो तो CUET दे के, नहीं तो ISI क्वालिफ MS स्टैट्स दे के आप ISI में स्टैट्स कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है, यही सब ऑप्शन है ना, CMI से MSc डेटा साइंस कर सकते हो। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका जैम को लेके पूरा इन्फॉर्मेशन है। जो आप IITs में जाना चाहते हो तो यही ऑप्शंस है, तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। इसमें बहुत कंपटीशन भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप सिलेबस ढंग से कर लो, PYQ ढंग से कर लो। अगर एक एक PYQ आपको ढंग से करना आ गया तो आपका अच्छा रैंक आएगा ही, अंडर 50 रैंक आएगा ही। क्योंकि बच्चे तैयारी, मतलब तैयारी में अराउंड, हमारे पास पिछले साल 500 बच्चे थे, इस बार 700-800 बच्चे जैम के ही हैं, अगली बार आपके समय में और ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने यही बच्चे हैं जो तैयारी करें, इनके बीच ही कॉम्पिटिशन में भी आधे बच्चे ऐसे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, बस मतलब भगवान भरोसे, मतलब बस ज्वाइन करके सो जाते हैं। तो वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहे हो, PYQ अच्छे से कर रहे हो, आगे मॉक टेस्ट होगा, सिलेबस होगा, PYQ कराएंगे, फिर मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट में 200 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 यूनिट वाइज, 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे। तो आप सारे टेस्ट अगर 200 मॉक टेस्ट हमारे यहाँ अटेम्प्ट कर लोगे, इसका मतलब है 12 से 15 हज़ार क्वेश्चन आपको उसमें प्रैक्टिस करने को मिलेगा, है ना। एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार कम से कम, 10 to 12,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू। अगर मॉक टेस्ट के सारे मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो 200 मॉक टेस्ट, जिसका ID पासवर्ड आपको जून में मिलेगा, जब ये 25 वाले बैच का सारे काम खत्म हो जाएगा, इन लोगों को जब फेयरवेल हो जाएगा, मतलब बैच सारे क्लोज हो जाएंगे 25 वाले बैच के लिए, तो आप लोगों को जून जुलाई में आपको ID पासवर्ड मिलेगा मॉक टेस्ट का। तो 200 मॉक टेस्ट अपलोड होंगे, इस बार भी 200 मॉक टेस्ट कराए हमने। और उसमें आपको फिर टोटल, जैसे हमारा ये पोर्टल अभी हम टेस्ट डिस्कशन भी कर रहे थे, तो अगर आप ये देखेंगे कि ये हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है ना, mathstats.conductexam.com। तो इसमें जैसे जैसे ये ID पासवर्ड मेरे लिए सेव है, तो आप लोगों को भी मिलेगा बाद में।
एक मिनट, यू ऑलरेडी लॉग इन फ्रॉम द अदर सिस्टम। यार वेबसाइट है ना, 212 टेस्ट हमने इस बार अपलोड किए हैं टोटल बच्चों के लिए। तो 212 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, है ना। तो इस तरह से है। और इन ये टेस्ट ऐसे हैं, विथ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मतलब जब आप टेस्ट सबमिट करोगे, पहले टेस्ट आपने दिया लाइव, जैसे ओरिजिनल एग्जाम होता है वैसे होगा। जब आप सबमिट करोगे तो आपको आंसर्स दिखेंगे कि आपने क्या एंटर किए और सही आंसर क्या है। तो आपको अपना मार्क्स दिखेगा, एनालिसिस दिखेगा, रैंक दिखेगा, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें क्या रैंक है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या आपके, है ना, कितना टाइम आपने किस क्वेश्चन में लिया, ये सब एनालिसिस दिखाएगा आपको। फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन भी वहां दिखाएगा उसी पोर्टल पे। यहीं आप सबमिट करेंगे तो हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, है ना। इस बार हमने पूरे हर फुल लेंथ टेस्ट का सॉल्यूशन दिया था, यूनिट वाइज का नहीं था। लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और यूनिट वाइज का हो सके तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ये दिखाएगा आपने क्या आंसर दिया, एक्चुअल आंसर क्या है, और उसका डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन भी है। और इसके बावजूद मैं टेस्ट डिस्कशन क्लास भी लेता हूँ, कि जैसे जो रिटर्न सॉल्यूशन है, कई बार हमारी टीम के लोगों ने बनाए हैं, हमारे साथ है ना 20-25 लोग काम करते हैं जो बनाते हैं सॉल्यूशन और ये सब। तो उन्होंने जो बनाए हैं, हो सकता है कई बार गलत बना दिया हो, या आपको नहीं समझ आया हो, या आपको लगा हो गलत है। तो लाइव डिस्कशन क्लास भी होता है, मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जो भी, जिस मॉक टेस्ट में आपको जो भी क्वेश्चन नंबर डाउट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो रिटर्न सॉल्यूशन भी टेस्ट का मिलेगा, और साथ में आपको उसका लाइव डिस्कशन क्लास भी मैं डेली लेता हूँ। तो पहले सिलेबस कराऊंगा, मॉक PYQ होगा, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन चलेगा, और डाउट क्लास पूरे साल चलती रहेंगी, अभी भी चलती है। डेली 11 से 12 रात को डाउट क्लास चलती है हमारी। ठीक है ना, आ रही होगी, ऑडिबल है, हाँ तो ऑडिबल हूँ ना आप लोगों को मैं, है आई थिंक, ठीक है। ठीक है ना, तो हाँ है ठीक है। सर अलग से कौन सा बुक रेफर करना है? अभी देखो बुक का अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी आप पहले ना ढंग से पूरा सिलेबस करो। तो बेसिक 11-12 वाला कर लो, चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल का है वो देख लो, करना चाहो लाइव चल रहा है लाइव कर लो, और उसके बाद बुक लिस्ट में बता दूंगा अगर करना चाहो तो। स्टैट्स में बेसिक क्लियर करने के लिए कौन सा टॉपिक को कवर बताया था 11-12 के लिए, ये कर लो। ये जो पार्ट था प्रोबेबिलिटी सेट्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चंस कर सकते हो मेंस एडवांस वाले। बाकी अगर बुक आप ढूंढ रहे हो तो स्टैट्स के लिए मैं अगर बुक बताऊंगा तो एक तो गुप्ता कपूर वाली बुक आती है ना, गुप्ता कपूर राइटर है, गुप्ता एंड कपूर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो ये आप देख सकते हो, FMS आता है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स FMS है ना, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल ये कर सकते हो। दूसरा और इजी बुक बताऊं तो एक आता है प्रसन्ना साहू का प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक। प्रसन्ना साहू का बुक है, उसका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। आई थिंक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। तीसरा बुक अगर लिखोगे आप तो जैसे VK रोहतगी का बुक आता है, VK रोहतगी एंड AKMD सलेह। ठीक है ना, इसका बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, का वही हेडिंग है, उसका वही हेडिंग इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और एक और बुक लिखना चाहो तो अगला है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, कैसेला एंड बर्गर की। ठीक है ना, तो कैसेला एंड बर्जर का स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। और हर बुक अकेला बुक काफी है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। मतलब कोई भी एक बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जैम के अराउंड 99% सिलेबस है, अप्रॉक्स 95% प्लस सिलेबस, कुछ टॉपिक एक दो नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर बुक पूरा सिलेबस कवर करता है जैम MS का, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के बुक्स हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हाई लेवल की है। ये भी अच्छी बुक है, थोड़ी हाई लेवल की है, तो बिगिनर लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको समझने में, है ना। सो बिगिनर्स लोगों के लिए ये दोनों बुक आसान हो सकता है, बिकॉज ये है ना थोड़े से स्टैंडर्ड हाई है इसका। ठीक है, इस दोनों बुक्स का, है ना। इसका भी नाम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स की बुक आप चाहो तो खुद से गो थ्रू हो सकते हो, डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स पढ़ो, प्रूफ देखो, सॉल्व एग्जांपल देखो, एक्सरसाइजेस करो, ये सब कर सकते हो। पूरा टाइम, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है जी, तो ये बस एक इंटरेक्शन क्लास था स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के लिए, जैम या गेट के लिए। जो गेट वाले बच्चे हैं, देखो आपको जैम का पूरा सिलेबस करना ही है, पूरा वो गेट में आता है, एक्स्ट्रा भी होगा, तभी जैम गेट का बैच अलग अलग हो जाएगा। अभी गेट का भी साथ चलेगा, मैथ्स पोर्शन साथ चलेगा, क्योंकि जो जैम है वो सब गेट में है तो साथ चलेगा, बाद में गेट का अलग कर देंगे बैच हम। ठीक है,
तो अभी एक बार ये सब एग्ज़ाम हो जाए। इस बार गेट का एग्ज़ाम 16 फरवरी को है और जैम का 2 फरवरी को कल है। तो एक बार ये सब निकल जाए, फिर आप लोगों से डिटेल में है ना बताएंगे आगे का प्लान क्या है। अभी मैथ्स पोर्शन कीजिए अच्छे से, या रिकॉर्डेड लेक्चर देख के कवर कीजिए, ठीक है जी। आई थिंक ठीक है, तो यहीं तक स्टॉप करते हैं अभी। तो 9 बजे से उन लोगों का डिस्कशन है, मतलब जस्ट इंट्रैक्शन है 25 वालों के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर। अभी परिमल सर के साथ मैथ्स पोर्शन कंप्लीट ठीक है, कीजिए। जितने भी कॉलेजेस जी जी। सर, जैसे ये आईआईटी के कॉलेजेस का डेटा है कि जिसमें कितनी सीटें हैं, इसी तरह सर डेटा एनालिसिस में कुछ समझ नहीं आया। नहीं नहीं, आईआईटी का इतना ही ये है, यही सीटें हैं, कहाँ गया। आईआईटीज का यही है बस। चैट में लिख सकते हैं पवन, अगर आवाज मतलब मान लो नेटवर्क नहीं है तो आप चैट में लिख सकते हैं ना, चैट पढ़ पाऊंगा। सर एकलव्या का सर नोट्स एनआईटीज। हाँ हाँ एनआईटीज में, अच्छा अच्छा। तो एनआईटीज का ऑप्शन है, हाँ सर एनआईटी का बताया नहीं मैंने। एनआईटी जैसे जैम एमएस के थ्रू एनआईटी में भी एडमिशन होता है। एनआईटी में एनआईटी त्रिची है, उसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन होता है बच्चों का, जैम एमएस के थ्रू। वो बहुत अच्छा कोर्स है, अच्छा प्लेसमेंट है उसका, एमएससी कंप्यूटर साइंस में। बाकी एनआईटी जो है एमएससी आई थिंक मैथमेटिक्स में एडमिशन लेती है, या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, या कहीं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है कहीं कहीं, जैसे हमीरपुर एनआईटी हमीरपुर शायद है, जहाँ पे जैम एमएस के थ्रू। तो ऑप्शंस आईआईटी में ये ऑप्शन है, एनआईटीज में एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का ऑप्शन एनआईटीज में है। ट्रिपल आईटी भी है, ट्रिपल आईटी लखनऊ है, ट्रिपल आईटी आई थिंक हाँ लखनऊ में कई सारे कोर्सेज हैं, और एक दो है। तो ट्रिपल आईटी लखनऊ में एमएससी डेटा साइंस का कोर्स है वहाँ पे, तो वो सब में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। या एक डिफेंस इंस्टीट्यूट कोई है पुणे उन्ने में, उसमें भी जैम एमएस के थ्रू एडमिशन होता है डेटा सीएमएससी डेटा साइंस में। तो वो सब भी ऑप्शन है, जब जैम के एडमिशन देंगे रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, या तो आईआईटी में होगा, आईआईटी के बाद एनआईटी काउंसलिंग होती है, एनआईटी के बाद ट्रिपल आईटी काउंसलिंग होती है, तो उसमें ले सकते हैं। या तो सीयूटी है, आईएसआई है, सीएमआई है, ये सब ऑप्शंस रहेगा आपके पास, ठीक है। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी, वही आईएसआई सीएमआई, ये सब ऑप्शंस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टैटिस्टिक्स के लिए, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए चलो यहीं स्टॉप करते हैं, 9 बजे दूसरी क्लास है। थैंक यू।